पिछले दिनों राहुल गांधी जर्मनी गए थे और वहां उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी को कोई उद्योगपति फंड नहीं दे रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ईडी ने जो फाइनल कंप्लेंट प्रस्तुत की है 2800 पेज की शराब घोटाले मामले में, वहां इस बात को उजागर किया है कि अकेले कांग्रेस पार्टी को 1500 करोड़ रुपए इस घोटाले में मिले थे। कुल मिलाकर जिस तरह से ईडी ने अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें कई ढेर सारे खुलासे किए हैं। भूपेश बघेल के बेहद करीबियों को तो करोड़ों अरबों रुपए मिले। लड़ाई से समझना होगा, छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को तो हरा दिया, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, अंदर खाने की कुछ गहरी बातें इस फाइनल कंप्लेंट रिपोर्ट में है, जिसे जानना समझना आपको जरूरी है कि आखिर हमारे ये नेता और सिस्टम में बैठे हुए कुछ बेईमान किस्म के अधिकारी किस तरह से जनता के अरमानों का खुले तौर पर गला घोटते रहे। हो सकता है कि हमारी कानूनी विसंगतियों के कारण देर सवेरे इन्हें जमानत मिल जाए। जो आज जेल में है वो कानूनी दांव पे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल के अलावा मंत्री कवासी लखमा और भूपेश बघेल की बेहद ही ज्यादा खासम खास सौम्या चौरसिया जो उनकी उप सचिव थी वो भी जेल में है। लेकिन अब जो फाइनल कंप्लेंट रिपोर्ट 29,800 पन्नों की, गौर कीजिएगा 29,800 पन्नों की जो प्रस्तुत की गई है उसमें बताया है ईडी ने कि किस तरह से 2800 करोड़ का ये घोटाला हुआ था। हालांकि ईओडब्ल्यू ने इसे करीब 3500 करोड़ का बताया है। ईओडब्ल्यू से पहले ईडी की फाइनल कंप्लेंट रिपोर्ट में किसे कितना कितना मिला, संक्षेप में आप समझिए। कांग्रेस पार्टी को तो छत्तीसगढ़ में मिले 1500 करोड़, सौम्या चौरसिया को मिले 115 करोड़, अनवर ढेबर को मिले 90 करोड़, कवासी लखमा जो जेल में है इन्हें मिले 72 करोड़, अरुणपति त्रिपाठी ये भी जेल में है इन्हें मिले 55 करोड़, निरंजन दास ये भी जेल में है, आबकारी सचिव हुआ करते थे इन्हें मिले 18 करोड़ और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को मिले 14 करोड़। तो कुल मिलाकर ईडी ने विस्तार से वो पूरी जानकारी दी है जिसे मैंने संक्षेप में बताया। अभी जो मैंने आपको करोड़ों अरबों का फिगर दिया वो राउंड फिगर में है, लेकिन 29,800 पेज का जो सार है उसे आपको समझना होगा कि हमारे सिस्टम में बैठे हुए कई सफेद पोश नेता जिन्होंने जनता से लूटे हुए पैसों से अपनी प्रॉपर्टी बनाई और अभी भी बड़ी ही बेशर्मी से आम जनता के सामने खुद को जनता का सेवक बताते हैं, जातियों की राजनीति करते हैं। ऐसे बेनकाब चेहरे बड़ी बेशर्मी से अब भी राजनीतिक सिस्टम में हावी है। ईडी ने 59 नए लोगों को अपनी फाइनल कंप्लेंट रिपोर्ट में शामिल किया है। कई चेहरे अभी और बेनकाब होने बाकी है जो समाज में इसलिए भद्र कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने खूब पैसा बना लिया है। यही हमारे सिस्टम की विसंगति है, विडंबना है कि ऐसे लोग जो प्रभावशाली हो जाते हैं उनका अपराध कहीं ना कहीं ढक जाता है, जबकि कमजोर और गरीब आदमी यदि अपराध करता है तो वहां कहीं ना कहीं कानून का दृष्टिकोण भी कुछ अलग महसूस किया जाता है। अब इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जिस समय पूरा देश कोरोना महामारी से डरा हुआ था, कोरोना संक्रमण ने भारत में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। फरवरी 2020 का उस समय था जब दिल्ली दंगों के कारण पूरा देश स्तब्ध था। ऐसे माहौल में 26 फरवरी 2020 को सबसे पहले इनकम टैक्स ने शराब घोटाले मामले में रायपुर में छापेमारी की थी। उस छापेमारी में सबसे अहम बिंदु थी सौम्या चौरसिया, क्योंकि सौम्या चौरसिया कोई मामूली प्रशासनिक अधिकारी नहीं थी बल्कि उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आंख, कान, नाक और इससे भी कहीं ज्यादा उनकी बहुत बड़ी राजदार थी। सौम्या चौरसिया के अलावा एजाज ढेबर के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी, कई अधिकारियों के यहाँ छापेमारी हुई थी। तब ऐसी छापेमारी करने आए इनकम टैक्स के अधिकारियों की गाड़ियों पर भूपेश बघेल की सरकार ने चालान कर दिया था, लेकिन उन्हें लगा होगा उस वक्त कि इस तरह के चालानी कानूनी कार्रवाई से हो सकता है कि केंद्रीय एजेंसियां रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही इस मामले में ईडी की एंट्री होती है तो मामला कुछ और ही आगे बढ़ जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय ईओडब्ल्यू और एसीबी के हाथ उस समय के राज्य की कांग्रेस सरकार के कारण बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट हुआ ईडी की रिपोर्ट पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने भी नए चार्ज
फ्रेम किए हैं। फिलहाल मैं संक्षेप में पूरे शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी को अगले चंद सेकंड में समझाने जा रहा हूं। 26 फरवरी 2020 को इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद आईटी की रिपोर्ट के आधार पर 2023 में ईडी ने भी 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। शराब घोटाले मामले में बड़ी मात्रा में कैश और दस्तावेज बरामद किए। दरअसल 2023 में विधानसभा के चुनाव थे तो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई, लेकिन ईडी ने जैसे ही नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने राज उगलने शुरू कर दिए। इसी तरह भूपेश बघेल के बेहद करीबी, जिन्हें उन्होंने महापौर बनाया था, एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर और भिलाई के अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया। 2024 में जब सरकार बदल गई तो उसके बाद आईएएस अनिल टोटेजा की भी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली से होलोग्राम कंपनी के मालिक विदु गुप्ता सहित कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल ईडी ने अभी तक 276 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है और अभी कुछ ही दिन पहले भूपेश बघेल की बेहद खासम खास सौम्य चौरसिया भी शराब घोटाले वाले मामले में गिरफ्तार की गई हैं। पुराने 3 मामलों में जेल से बाहर आने के बाद वो जेल से छूटी थी, लेकिन सौम्य चौरसिया के साथ साथ निरंजन दास की भी दूसरी बार गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में भूपेश बघेल की अब और तब गिरफ्तारी वाले कयास को और ज्यादा बल मिल गया है। राजनीति के कुछ गहरे जानकार तो ये बताते हैं कि मौजूदा सिस्टम भूपेश बघेल को गिरफ्तार नहीं करते हुए कुछ बड़े संकेत दे रहा है और भूपेश बघेल है कि लगातार सहमे हुए होने के बावजूद राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए बयानबाजी तो खूब करते हैं, लेकिन अब ये कहना बंद कर चुके हैं कि चेतन बघेल को बेकसूर होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया। आप सोचिए, एक राजनेता जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसका इकलौता बेटा बीते 18 जुलाई से जेल में है और उनके बेहद करीबी मंत्री कवासी लखमा भी 15 जनवरी से जेल में है। उन्हें एक बार भी जमानत नहीं मिली क्योंकि सबूत इतने मजबूत थे, लेकिन भूपेश बघेल में शायद इतनी नैतिकता नहीं है कि वो इस बात को स्वीकार करें कि उनके ही कार्यकाल में ये सब हुआ, बल्कि ये कहा जाए कि यदि भूपेश बघेल नहीं चाहते तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता। एक समानांतर शराब नीति चल रही थी। ईडी ने जो करीब 30,000 पन्नों की जो फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ से शराब घोटाले में लूटी हुई रकम को घोटालेबाजों ने दुबई, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। वहां प्रॉपर्टियां खरीदी, अधिकांश निवेश अपने रिश्तेदारों के नाम पर किया है। इसी तरह पूरी सूची जारी की है जिन्हें आरोपी तो बनाया गया है, लेकिन वो जेल के बाहर छुट्टा घूम रहे हैं। इसमें आईएएस अनिल टोटेजा के बेटे यश टोटेजा के अलावा पप्पू बंसल जो कि भूपेश बघेल के राजदार रहे। इसी तरह एक पूरी सूची है जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। एक एक नाम को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं ऐसे सफेद पोश आपके और हमारे बीच बड़े बड़े कारोबारी और रसूखदार बनकर रहते हैं, घूमते हैं। इनमें वो 29 आबकारी अधिकारी भी शामिल हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह जमानत मिली हुई है। ऐसे लोग हमारे नीति निर्धारक थे। इसी तरह बड़ी बड़ी शराब निर्माता कंपनियां हैं या शराब के काम से संबंधित रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, वेलकम डिस्टिलरी, ये तीनों ही डिस्टिलरी जो शराब निर्माता है वो आरोपी होने के बावजूद अभी भी शराब की सप्लाई छत्तीसगढ़ में कर रही है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियां हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है। अदीब एग्रोटेक, पीटरसन बायो रिफाइनरी जैसी तमाम कंपनियां हैं। ढिल्लन सिटी मॉल से लेकर टॉप सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, ओम साई बेवरेज, ऋषिता वेंचर, नेक्स्ट जेन इंजीटेक, एजेएस एग्रो ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, ढेबर बिल्डकॉन, प्राइम डेवलपर्स, इंडियन बिल्डकॉन और प्रिज्म होलोग्राफी को आरोपी बनाया गया है। अब यहाँ गौर करना होगा, भूपेश बघेल का एक तांत्रिक हुआ करता था के श्रीवास्तव, जो कि जेल में है, लेकिन उससे भी बड़ा राजदार पप्पू बंसल फिलहाल बाहर है। इसके बारे में बताया गया है कि यह सरकारी गवाह बन चुका है। हमारे सिस्टम में एक व्यवस्था है, यदि कोई आरोपी अपने गिरोह के सारे लोगों का नाम बता दे तो उसे सरकारी गवाह बना दिया जाता है। ऐसे में भूपेश बघेल की परेशानी बढ़ना लाजमी है। जिन्हें अपना भाई बताया करते थे
और चेतन बघेल जिनको अपना चाचा कहा करता था, वही चाचा, वही राजदार भूपेश बघेल की पूरी राजनीति को एक्सपोज कर चुका है। गहराई से समझना होगा। वो पप्पू बंसल ही था जिसने गिरफ्तार होते ही हथियार डाल दिए और बता दिया सब कुछ, सबूत दे दिए, साफ तौर पर यह बताया कि किस तरह से चेतन बघेल और अनिल टुटेजा की जुगलबंदी ने इतना बड़ा अपराध किया था। शराब की हर बोतल पर किस तरह से अवैध कमाई की जाती थी, जिसके लिए ईडी ने दावा किया है शराब की बोतल में 32 करोड़ डुप्लीकेट होलोग्राम का उपयोग किया गया। नोएडा से प्रिज्म होलोग्राम की फैक्ट्री से 4014 पेटी डुप्लीकेट होलोग्राम रायपुर भेजे गए थे। इतना ही नहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव में आबकारी विभाग से कांग्रेस को बड़ी मात्रा में फंडिंग करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें बकायदा नाम भी बताया गया। रकम जुटाने की जिम्मेदारी आबकारी आयुक्त दिनकर वासनिक, नवीन प्रताप सिंह तोमर, विकास गोस्वामी, नीतू नोतानी और इकबाल खान को दी गई थी। इन अधिकारियों ने चुनाव से पहले जिलों में अपने पसंद के अधिकारियों की पोस्टिंग कराई और चुनावी फंड के लिए जमकर वसूली की। इतना ही नहीं, चुनाव में उम्मीदवार को बांटने के लिए शराब भी उपलब्ध करवाई। वैसे आबकारी अधिकारी दिनकर वासनिक का नाम तो झारखंड के शराब घोटाले में भी आया है। अब आप समझ गए होंगे, यदि सिस्टम में ऐसे ही बेईमान लोग बैठे रहे तो आखिर भारत विकासशील से विकसित कैसे बनेगा। देश के प्रधानमंत्री 2047 तक जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, यदि ऐसे लोग सिस्टम में बैठे रहे तो क्या ही उम्मीद की जाए। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाली समस्या को बताने से समाधान हो जाएगा, तो समाधान निकलेगा कैसे, उसके लिए हमें ही पहल करनी होगी। लोकतंत्र में और हमारे संविधान में जो हमें सुविधाएं दी गई है उसका हम सही तरीके से उपयोग करें, खुलकर बोले, प्रतिकार करें और अच्छे लोगों को राजनीति में प्रमोट करें। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। ईडी की रिपोर्ट से तो स्पष्ट हो गया है कौन बुरा है और आने वाले दिनों में क्या भूपेश बघेल जेल जाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न अभी भी खड़ा है। ये सस्पेंस कैसे हटेगा।